ये दोस्तों आप सबको स्वागत करते हैं तहे दिल से। और आज का सेशन 10th का 10वां पार्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके बारे में हम समझेंगे परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश सबसे पहले समझेंगे। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक ना, जो सीधी रेखा में गमन करता है। परावर्तन अपवर्तन क्या है? किसी वस्तु से टकरा करके जब किरणें वापस आएगी, इसी परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के दोस्तों दो नियम है, कई बार पूछा गया है परावर्तन के। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो इसके दो नियम है। कभी कभी प्रकाश परावर्तन को आपको सिंबल दिखाई दे देगा कि प्रकाश परावर्तन का को एक बार उसको दिखाइए। देखिए प्रकाश परावर्तन के बारे में कोई सिल्ली से प्रकाश के गुजार सकते हैं। चलिए इसके अच्छा है कि हम अपना दिखा दें। देख लीजिए ये एक प्रकार की कांच है मेरे भाई, और इस कांच पर अगर लाइट मैं दिया इसे, तो इस तरह से ये लाइट ऊपर चला जाएगा। तो इसी को बोला गया है प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा अपना चेंज कर दें इसका हुलिया क्या। तो देखिए प्रकाश जो यहाँ पे जो बिंदु है दोस्तों, यहाँ से भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों? कोई कमेंट कर सकता है? इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोला जाता है। और ये जो किरणें जा रही मेरे दोस्त, आपतित किरण है। आपतित किरण है। और ये जा रही है दोस्तों परावर्तित होके, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है ना। आपतित किरण द्वारा जो कोण बनेगा, आप इसे बोलते हैं आपतन कोण। और इसे बोलेंगे जो जा रहा है दोस्तों, यहाँ जो कोण बना इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। कई बार सवाल पूछ लिया भी जाता है कि अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि आपतन कोण अगर 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 40 ही बनेगा। अर्थात आपतन कोण 40 डिग्री है मेरे दोस्त, 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री ही बनेगा। याद रखिएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के दो नियम हैं, इस बात को याद रखिए। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? मैंने इस चीज को बता दिया। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश परावर्तन यहाँ पे दिया है दोस्तों। प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो सवाल यहाँ से 100% 2 नंबर का कई बार पूछा है, 2 अंक का। ये कौन से सवाल है दोस्तों? ये पूछा है प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है। नियम क्या है, परिभाषा के साथ लिखें। परिभाषित भी करें। तो परिभाषा भी देना है, इसके नियम को भी लिखना है। तो प्रकाश का परावर्तन को मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया फिल्म, तीनों ही एक ही तल में होते हैं। इन्हीं चीज को ये दिखाया हुआ है, ठीक है ना। परावर्तन के कितने नियम है मेरे दोस्त? दो नियम है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग आगे थोड़ा समझते हैं। आखिर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये भी एक दो बार पूछ लिया गया है। यानी गोलीय दर्पण दोस्तों बोला जाता है, जो कांच गोले का भाग होता है उसी को बोला जाता है गोलीय दर्पण। अर्थात ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ हो दोस्तों गोलीय हो, उसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो हैं। एक का नाम है उत्तल दर्पण, एक का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा, तीसरा नाम समतल है, समतल दर्पण, ठीक है ना। दो ही मुख्य रूप से अपना याद रखना है, ठीक ना। यानी कि
ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। तो उत्तल दर्पण का अगर आपको इमेज मालूम होना चाहिए, तो जैसे यहाँ ये गोले का पार्ट है दोस्तों, अगर हम बाहर से, अगर हम इस तरह से रंग दें इसे इसे तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा, ये कौन सा दर्पण होगा मेरे भाई। और यहाँ से अगर अंदर से रंग दे, इसके अंदर से, तो ये जो फिगर मैंने बनाया यहाँ पे, इसको दोस्तों बोलेंगे, इसका परावर्तक सतह। देखिए परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह जहां से किरणें टकरा कर आए, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम लाइट मारेंगे दोस्त, देखिए यहाँ से रंगा हुआ पार्ट है, ये सब रंगा हुआ पार्ट है, तो लाइट इधर मारेंगे तो घूमेगा नहीं। लेकिन यहाँ से हम लाइट यहाँ से मारेंगे दोस्तों, कहने का मतलब है यहाँ से लाइट मारेंगे तो ये जो होगा किरणें वापस आएगा। तो जहां परावर्तक सतह भीतर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, तो उसे ही बोला जाता है अवतली। तो इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। और ये दोस्तों परावर्तक सतह कहाँ है इसका, ये नहीं है, ये अंदर है रंगा हुआ। इसका परावर्तक सतह यहाँ है, यहाँ से टकराएगा तो ये अपना भागेगा उस तरह दिशा में। तो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अर्थात मेरा जो कहने का मेथड है, मेरा जो कहने का तरीका है, जिस तरह से अगर हम इस तरह से इसको अगर रंग दे दोस्तों, यहाँ मैंने पॉलिश किया तो ये अक्ष है, यहाँ से किरणें जाएगी, फोकस से गुजरेगी, तो यही परावर्तक सतह इसे बोलेंगे, अंदर की ओर है, तो इसे हम कहेंगे अवतल, अवतल दर्पण है दोस्तों। अगर यही सेम फिगर इस तरह से हो, लेकिन इधर से रंग दिया जाए, तो इधर से किरणें नहीं आएगी, इधर से किरणें आएगी, यह है मुख्य अक्ष, तो यहाँ से टकरा के इधर भागेगी, है ना। तो इसे कहेंगे अवतल, सॉरी उत्तल कहेंगे। तो इन चीजों को आपको भली भांति से समझ लेने हैं, क्या उत्तल है, क्या अवतल है, क्या समतल है। आइए, गोलीय दर्पण यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, कौन सा वक्रित होगा, अंदर की ओर और बाहर की ओर। मैंने अभी आपको बताया अंदर की ओर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंदर की ओर रंगेगा दोस्तों, अंदर की ओर यानी भीतर की ओर, तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण है। मैंने इस चीज को अभी बताया, अंदर की ओर होगा तो अवतल, अगर बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा दोस्तों, बाहर की ओर होगा तो उत्तल दर्पण, बाहर की ओर होगा तो उत्तल दर्पण। एक बार बैक करके आप देख सकते हैं, मैंने वही चीजें बताया आपको। बाहर, बाहर का मतलब देखिए, यहाँ देखिए ये रंगा गया, तो ये अंदर की ओर है, यानी अंदर से ही ना किरणें जाएगी इधर से, तो इस तरह से था, ये अंदर की ओर हुआ। अगर इसी के सेम सेम फिगर अगर अंदर से हम रंग देते हैं, ये रंग देते हैं इधर से, अब की परावर्तक सतह कहाँ है, बाहर है, परावर्तक सतह, यानी लाइट जाएगा तो इधर से जाएगा, टकरा के अपना भागेगा, तो ये बाहर हुआ, ये हुआ बाहर। और ये दोस्तों हो गया भीतर है तो अंदर, यही मैंने आपको बताया था, है ना। तो कई बार ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर हो, ध्यान से समझिएगा, अगर परावर्तक सतह बाहर की ओर हो तो कौन सा दर्पण है, बाहर की ओर होगा दोस्तों, बाहर की ओर होगा तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अंदर की ओर होगा तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्रुव किसे कहते हैं दोस्तों, दर्पण जहां का उसका मुख्य अक्ष है ना, मुख्य परावर्तक, मुख्य जहां पर है मुख्य अक्ष, उसी को ध्रुव बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्रुव देखिए लिखा है, यानी दर्पण का जो केंद्र है, दर्पण का जो केंद्र है, ठीक ना, गोलीय पार्ट नहीं, गोलीय पार्ट नहीं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण का ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ माने ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ जहां पर इसका इसका केंद्र बोल रहा है, ठीक ना, ये पूरे गोलीय पार्ट का अगर बीच में कह देगा केंद्र, तो इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। लेकिन दोस्तों परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक जहां से टकरा के किरणें वापस भाग रही है, चाहे फैल रही है, तो इसी चीज को बोला है परावर्तक पृष्ठ। तो उसका जो केंद्र होगा दोस्तों, उसी को बोला है। जैसे यहाँ पर बहरहाल हम देख रहे हैं, इसका परावर्तक पृष्ठ यहाँ है, तो इसी को बोलेंगे ध्रुव, इसका यहाँ है, इसको बोलेंगे ध्रुव, ठीक ना, इसी को ध्रुव बोलते हैं। इन्हीं चीजों को ये दर्शाया हुआ है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या मैंने बताया, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है, याद रखिएगा। एक यहाँ भी मुख्य अक्ष का कभी कभी
परिभाषा पूछ भी सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है मुख्य अक्ष का, ठीक ना। यहाँ पे मुख्य अक्ष का परिभाषा देखिए, यहाँ जो बोला है जो कहने का मतलब जो सीधी लाइन जाती है ना परावर्तक के लिए, यानी मुख्य अक्ष इसी को बोला जाता है, यानी कि जो ध्रुव के समानांतर, यहाँ पे लिखा है ध्रुव तथा वक्रता की त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, कल्पना कीजिए इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी वक्रता, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, यहाँ पे है दोस्तों ध्रुव और यहाँ पे है वक्रता त्रिज्या, इसके समक्ष जो जो लाइन जो सीधी रेखा गुजरेगी ना, नीचे गुजरे दोस्तों चाहे ऊपर गुजरे, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, इसी को बोला गया है मुख्य अक्ष कहा गया है। ठीक है, तो दो इसमें पॉइंट याद रखना है, एक ध्रुव वाला और मुख्य अक्ष कैसे है, कहाँ पे ध्रुव बना है, कहाँ पर मुख्य अक्ष, और केंद्र वक्रता केंद्र कहाँ है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मुख्य अक्ष दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये वाला मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जा रही है, ये सारे जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, जो सीधी रेखाएं हैं जा रही है इसी मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, ठीक है ना, इसी को बोला है मुख्य अक्ष। कब कई बार द्वारक का पूछा गया है, द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लिया गया द्वारक, यानी दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं दोस्तों, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं याद रखिएगा। गोलीय दर्पण का वक्रता परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय होता है, यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है अधिकांशतः गोलीय होता है, इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को का जो व्यास होता है, का व्यास जो होता है उसी का दर्पण का द्वारक कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो परावर्तक की सतह है दोस्तों और ये जो व्यास है इसी को द्वारक बोला गया है, ठीक है ना, इसी को द्वारक बोला गया है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी साबित करने के लिए देता है वक्रता त्रिज्या, दोस्तों कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा अपना, जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को कभी भी याद रखिएगा आर से दर्शाते हैं, आर से, ठीक है ना, कैपिटल आर से, और फोकस को दोस्तों, फोकस को हम लोग दर्शाते हैं एफ से। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच अगर रिलेशन देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता जो त्रिज्या होता है फोकस का हरदम दोगुना होता है, याद रखिएगा। इसी चीज को ब्रेकआउट करके कभी कभी आर बटा, यहाँ जो मेरे भाई ये जो दो है ये बटा में चला जाएगा तो दो यहाँ लिखता है और इस वो बराबर में एफ दे देता है। तो इन बातों को आपको समझ लेना है, कई बार ये सीधा सीधा सवाल भाषा पर लिख देगा कि फोकस वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यहाँ कह देगा वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है तो दोगुना। ध्यान समझिए, एक जगह आंसर दोगुना हम बोल रहे हैं और एक जगह आंसर दोस्तों आधा बोल रहे हैं, समझने की बात है, तर्क पे ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ पे इस चीज को लिख देते हैं, आप अपना जरूर लिख लीजिएगा, सवाल समझिए, वक्रता त्रिज्या फोकस का दो गुना, याद रखिएगा। इस ये फोकस का क्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या है, तो आपको सूत्र दो मिला है, एक मिला है आर बराबर 2f, है ना, एक मिला है आर बटा 2 बराबर एफ, ये दो मिला है। अगर आपसे पूछा जाए वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या है तो दोगुना बताइएगा, तो वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या है, देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोगुना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा
दो गुना, दो गुना। अब देखिए फोकस वक्रता त्रिज्या का, फोकस वक्रता त्रिज्या का क्या है, तो आधा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधा। तो एक मैंने बोला था ऑप्शन एक आधा हो गया या दुगना, तो आधा वाला आंसर इसमें चला गया और दुगना वाला आंसर इसमें आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा है ना ढंग से। मैंने जो बोला आधा दोगुना, बड़ी कंफ्यूजन हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो मैं बातों को थोड़ा सा सोचा कि आपको बताऊं। आर बराबर टू, टू एफ बराबर आर, कोई भी अपना बताने के लिए बता रहा है, लेकिन आपको अगर इस तरह से भाषा पढ़ जाए तो बहुत ज्यादा समस्या खड़ा हो जाता है, ठीक ना। क्या होता है ना होता है, वो जब भाषा लिख देता है तब जाके दिक्कत हो जाता है। और भाषा में भी अगर आपको देखा जाए, देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या, पकड़िए आंसर करिए। क्या पूछा है, फोकस। क्या पूछा है, फोकस। तो एफ बराबर क्या होता है दोस्त, जो राइट हैंड साइड में आंसर मिलेगा। सवाल पूछा है गोलीय दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से कोई एक फोटो को उत्तल दर्पण द्वारा चाहे अवतल दर्पण द्वारा कोई भी प्रतिबिंब वाला एक ये ले लीजिए, सिंबल वाला कहाँ गया, हाँ यहाँ वाला कोई भी ले लीजिए अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए। इधर इधर कहाँ छोटा मोटा गया जी, हाँ यहाँ से इसका कोई भी एक इमेज को क्रॉप कर ले देते हैं। यहाँ पर इसमें से किसी भी एक इमेज को अगर पूछ ले आपसे गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण पूछा ये नहीं कहा है, अवतल या उत्तल किसी भी दर्पण का मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है, कोई भी आराम से ले सकते हैं। यहाँ प्रतिबिंब देखिए बन गया है, यहाँ भी प्रतिबिंब बना हुआ है, तो एक इमेज आप अवश्य ही जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। अब गोलीय दर्पण में अब यहाँ पे देखना है, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, तो दो मुख्य बिंदु को याद रखिएगा दोस्तों। ज्यादा हमें नहीं याद रखना, दो दो ही मुख्य पॉइंट याद रखिएगा। हालांकि प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को 6 जगह रखना होता है, तो 6 जगह प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ज्यादा याद रखेगा एक वक्रता केंद्र पर यानी सी पर, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेगा तो दोस्तों वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है ना। कहाँ पे रखेगा, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे रखेगा तब वस्तु को बराबर, उल्टा, वास्तविक बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, याद रखिए सीधा इसमें नाम ही नहीं याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है यार, चलिए ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंट है ध्रुव और ध्रुव के बीच और फोकस के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच, तो यह बनेगा दर्पण के पीछे काल्पनिक, यानी उसको बोलते हैं आभासी सीधा। जहां पर दोस्तों काल्पनिक बनेगा, याद रखिए जहां पर काल्पनिक बनेगा वहां पर सीधा होगा, ठीक है ना। तो दूसरा मैं बता रहा हूं आपको कि अगर वस्तु को रखा जाए ध्रुव और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक सीधा वस्तु के पीछा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बिंदु को याद रखें, कौन कौन बिंदु मैंने बोला, यहाँ पर सी पर मैंने बोला सी 6 प्रकार के कंडीशन बनते हैं, यहाँ रखे फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच, यही मैंने बोला। तो यहाँ देखिए बोला है आभासी सीधा, यहाँ बोला है वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है। यहाँ पर सी पर रखेगा दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट अपना याद रखिएगा, इन्हीं 2 पॉइंट से आपका काम निकल जाएगा। याद रखिएगा अवतल दर्पण से हमेशा ही जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से हमेशा ही जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, एक ही जगह पर काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, ठीक है ना। मैंने यही आपको बताया, एक ही जगह पर बनता है। 6 कंडीशन आपको याद नहीं रखना है, 2 कंडीशन जबरदस्त याद रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा अगर मन करता है दोस्तों, तीसरा अगर मन करे तो आप अनंत वाला याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। किरण आरेख का उपयोग करते हुए गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करना है, तो गोलीय दर्पण द्वारा अभी मैंने एक इमेज क्रॉप किया था, उसको आप यहाँ पे, सॉरी ये नहीं, हालांकि प्रतिबिंब ये बना नहीं है दोस्तों, ये तो अभी कौन दिखा रहा है, इधर था, ये प्रतिबिंब मैंने खींचा था, ये प्रतिबिंब के 6 कंडीशन को दिखाया हुआ होगा, और क्या। अवतल दर्पण का उपयोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, टॉर्च में, टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट बैकलाइट में, ठीक ना।
उसके बाद सोलर में, उसके बाद डॉक्टर लोग नाक कान मुंह गला को देखने में रोगियों को काम करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में, ठीक ना, सोलर में करते हैं दोस्तों, है ना। अब दांत विशेषज्ञ जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सोलर भट्टी में करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक ना। दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी भी बनाने में लिख सकते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, दाढ़ी बनाने में, ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेंगे हमेशा बनेगा काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा। इसी काल्पनिक को लिखता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। और जैसे आभासी काल्पनिक बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा और हमेशा ही छोटा बनेगा। तीन बात इसको याद रखिएगा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा छोटा। इसमें बोलता है दोस्तों अवतल में सब प्रकार से बनता है, अवतल दर्पण में सारा प्रकार, बहुत छोटा भी, बड़ा भी, बहुत बड़ा भी, सीधा भी, ठीक ना। वास्तविक तो बनबे करता है अधिकतर, इसमें केवल काल्पनिक बनता है, इसमें ज्यादा मात्रा में वास्तविक बनता है, वास्तविक। और बनता है दोस्तों उल्टा, छोटा भी बनेगा, बहुत छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, बहुत बड़ा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, जिसको आप लोग काल्पनिक कह रहे हैं ये भी बनेगा, ठीक है ना, ये भी बनेगा। आगे हम लोग समझते हैं, उत्तल दर्पण का इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है, अपना खींच सकते हैं कैसा बन रहा है उत्तल दर्पण। यहाँ देखिए आभासी लिखा है, अभासी हमसे लिखा रहा था दोस्तों, आभासी होता है, आभासी लिखा, देखिए आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा, काल्पनिक सीधा, ये छोटा, देखिए हमेशा ही साइज अत्यधिक छोटा बनेगा। तो कई बार ये सवाल पूछ दिया गया है, जाता है कि उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा, बराबर, बहुत बड़ा। तो याद रखिएगा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का उपयोग अधिकतर मात्रा में पश्च दृष्टि में यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यहाँ पे दिया है साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। एक ही अपना याद रखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 अंक का पूछा है, कार्तीय चिन्ह वाला, चिन्ह परिपाटी वाला याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी वाला, ये जो नंबर बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के बारे में, चिन्ह परिपाटी वाला ध्यान में रखना है आपको। देखिए चिन्ह परिपाटी में ये इतना याद रखिएगा दोस्तों, चिन्ह परिपाटी के जब आप इमेज खींचिएगा, इमेज भी हम ड्रॉप कर लेते हैं, थोड़ा सुविधा हमें भी हो जाए। चलिए देखते हैं इस चिन्ह परिपाटी के बारे में, इसका इमेज हम आपको दिखा देते हैं। इमेज यहाँ है, ये वाला है इमेज। इस इमेज को आप लोग बनाना जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि इमेज के साथ 5 अंक का बहुत बार पूछ लिया है। अरे यार ये क्या हुआ, आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चिन्ह परिपाटी में याद रखिएगा दोस्तों, पहला बताया जाता है वस्तु कभी भी दर्पण के बाएं रखा जाता है। वस्तु कभी भी, बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी वस्तु, वस्तु हमेशा नंबर 1, वस्तु को हमेशा बाएं रखते हैं, वस्तु जो होगा दोस्तों बाएं रखा जाएगा, बाएं रखा जाएगा। दूसरा चीज दोस्तों, प्रतिबिंब अगर, प्रतिबिंब अगर बाएं बना, प्रतिबिंब अगर, ये भी याद रखिएगा निगेटिव में वस्तु को हमेशा रखा जाता है, यानी कि माइनस चिन्ह रखा जाता है। दूसरा बात बोला है, जो भी दूरी लिया जाता है मुख्य अक्ष से लिया जाता है, मुख्य अक्ष से, यानी दूरी को कभी भी मापेंगे तो ध्रुव से ही मापेंगे। दूसरा बात, ध्रुव से ही मापने का काम करेंगे। तीसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिबिंब अगर दाहिने बनेगा, दाहिने प्रतिबिंब बना तो धनात्मक लेंगे। प्रतिबिंब अगर दाहिने बना, प्रतिबिंब दाएं बना
दाएं तो याद रखिएगा पॉजिटिव लेंगे। अगर बाएं बना दोस्तों, बाएं, अगर प्रतिबिंब बाएं बन रहा है, बाएं बन रहा है दर्पण से, तो हम इसमें निगेटिव लेंगे। तीसरा हो गया। चौथा याद, यहाँ देखिए, जो प्रतिबिंब अगर, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर नीचे की ओर लेते हैं, नीचे की ओर लेते हैं, तो हम निगेटिव लेंगे, यानी नीचे जो हो लेगा, नीचे तो निगेटिव होगा। अगर ऊपर, ऊपर के लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो यही चिन्ह परिपाटी में दर्शाया जाता है कि बाएं ले रहे हैं कि दाएं ले रहे हैं, ठीक है ना। यही चिन्ह परिपाटी का, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम बोला जाता है। यानी यहाँ पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये एक चिन्ह परिपाटी का नियम है, एक्स एक्स डैश के रूप में दर्शाया जाता है। इसे जरूर अपना नोट कर लीजिएगा, हो सकता है दोस्तों ये पेपरों में आ जाए। आगे देखते हैं हम लोग। दर्पण सूत्र, बहुत बार दर्पण सूत्र पूछा है। दर्पण सूत्र क्या है दोस्तों? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है, दर्पण का फॉर्मूला है। दर्पण सूत्र कई बार पूछ दिया है, लगभग 3-4 बार आपको फाइनल पेपर में पूछ दिया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र साबित आपको करने आना चाहिए, ठीक है ना। आवर्धन क्या है? आवर्धन दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, याद कर लीजिएगा, इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन है, इसका मात्रक नहीं होता है। मीटर, सेंटीमीटर, डायमीटर, न्यूटन, जो भी हो, इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। मात्रक विहीन है, मात्रक इसका होने होता नहीं है। आवर्धन आपसे पूछ लिया जाएगा, आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को अंग्रेजी का स्मॉल एम से दर्शाते हैं। चलिए, हम लोग परावर्तन का पढ़ लिए, अब हमें अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों? जब जब प्रकाश एक माध्यम से, इसमें माध्यम में जाना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो माध्यम क्या हो सकता है दोस्तों? माध्यम दो होते हैं, माध्यम दो होते हैं। माध्यम अगर आपसे पूछा जाए, माध्यम दो होते हैं। एक होता है दोस्तों सरल, सॉरी, विरल माध्यम, विरल माध्यम। एक होता है दोस्तों सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो विरल क्या है दोस्तों? खाली रहता है। विरल क्या होता है? ये अधिकतर खाली होते हैं। विरल खाली होगा, आई थोड़ा भरा होगा, भरा हुआ होगा, ठीक ना। तो सघन और विरल में याद रखिएगा दो बात में, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सघन है कौन विरल है, जैसे पानी लेते हैं और हवा लेते हैं, तो हवा दोस्तों, हवा अगर देखा जाए, हवा क्या है? विरल है, विरल है। इसी तरह से पानी को लेते हैं दोस्तों, पानी को लेते हैं तो सघन है। पानी में और कांच में तुलना करें तो पानी दोस्तों, ध्यान समझिएगा, पानी, पानी और कांच में देखा जाए, पानी में जल्दी प्रकाश जाएगा कि कांच में? तो पानी में जल्दी जाएगा, तो इसलिए पानी में जल्दी जाएगा, तो हम कहेंगे पानी क्या है? विरल है। और कांच क्या है दोस्तों? सघन है। कांच में या ईंट में देखा जाए तो के में ज्यादा प्रकाश जाएगा, प्रकाश केकरा में ज्यादा जाएगा? तो कांच में देखिएगा, तब कांच में धक्का पार करता है, ईंट में जल्दी जा भी नहीं करेगा। तो सघन विरल यही हुआ, दो चीजों में देखना है। जैसे एक जगह, जैसे बड़ा आदमी छोटा व्यक्ति, वजन का अंतर होता है। इसी तरह से जिसमें ज्यादा प्रकाश धकधका के जाएगा, है ना, धकधका के पूरा तेजी से चला जाए, तो वो हो गया विरल। और जिसमें थोड़ा रुकेगा, आराम से जाएगा, ठीक ना, तो उसे बोलेंगे सघन है, ठीक है ना। सघन और माध्यम दो है। तो आपसे सवाल पूछा, अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन, तो दोस्तों अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम में जाएगा ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में दोस्तों जाएगा, तो वो क्या करता है? अपना दिशा बदलता है। जैसे दिशा बदलने का क्या मतलब हुआ? दिशा यहाँ बदलने का क्या मतलब है? जैसे मान के चलिए, यहाँ पर पूरा पानी से भरा हुआ है, तब जैसे हम यहाँ पे लाइट मारेंगे, तो लाइट मारेंगे तो ये तो सीधे जाइए करेगा, लेकिन इसको सीधे न जा करके क्या करेगा? अपना दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन लाएगा, थोड़ा सा झुकेगा। जाना ऐसे चाहिए था,
लेकिन जा कहाँ रहा है, जा इधर से रहा है, इधर से प्रकाश गुजरा, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन गया थोड़ा नदैनी झुक गया। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपना दिशा बदलेगा, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के भी दो नियम है। जिस तरह से हमने परावर्तन बोले, इसमें होता है अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु, ये होगा आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ जो इजोर हो रहा है अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक है ना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या को एक नियतांक बोला जाता है दोस्तों, यानी एक नियतांक को, इसी चीज को बोलते हैं साइन आई बटा साइन आर। इसे आमतौर पे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, स्नेल का नियम भी इसे कहा जाता है। पहला चीज, इसका नियम हम लिख देते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। बड़ा मोटा लिखा गया यार, तल में होते हैं, इतना बात याद रखिएगा। दूसरा चीज इसका हमने बताया साइन आई, यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक कहलाता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे हम लोग चले। आइए यहाँ पे हम सरल माध्यम विरल माध्यम देखते हैं, सरल का रहा है, सॉरी सघन माध्यम, सॉरी 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 दोस्तों, सरल बुरा ला रहा है हमसे, सघन माध्यम। कांच के एक तरकार स्लेट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जैसे खींचा था वैसा ही जिस तरह से हम लोग यहाँ स्लाइड में खींचे थे, तो याद रखिएगा हवा क्या है, ये हवा है, तो हवा हुआ, सॉरी, हवा हो गया विरल, हवा क्या हो गया विरल माध्यम, और ये पानी क्या होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब फिर प्रकाश देखिए यहाँ से जाना इसको सीधे चाहिए था, लेकिन देखिए अपना डाइवर्सन लिया है, तो अब सघन, पानी सघन है, हवा विरल है, तो यहाँ फिर विरल हो गया। तो एक बात यहाँ याद रखना है, सघन में जब प्रकाश सघन में जाएगा, घाना में जाएगा तो झुकेगा। घाना में आप कभी भी जाते हैं तो, घाना का मतलब मेला जब जाम होगा तो दोस्तों आराम से अपने शरीर को थोड़ा सिमट के चलना पड़ता है, फैला के नहीं चलना पड़ता है। जैसे गाड़ी हुआ या कुछ भी हुआ, जब ज्यादा घाना होता है तेज नहीं भागता है सब, जहां मन करे उधर नहीं घूम जाता है सब, उसको सिमट के चलना पड़ता है, अपना सीमित दायरा देके चलना पड़ता है। तो इस तरह से जब घना होता है, जब प्रकाश जो हो जाएगा सघन में जैसे एंट्री करेगा, तो वो क्या करेगा अपना झुकाएगा। जैसे यहाँ देखिए इसको जाना जा रहा था सीधे, ये सीधे जाता, इस रास्ते को पकड़ के जाता, लेकिन जैसे ही पानी भेटा गया तो ये अपने आप को झुका लिया है। देखिए झुक के जा रहा था, यहाँ पे ये झुक के जा रहा था, यहाँ पर ये झुक के जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसे विरल में आया तो अपना दिशा बदल लिया, खड़ा कर लिया। तो ये सवाल पूछा जाता है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, तो दो बात याद रखिएगा, जब प्रकाश सघन से विरल में जाए और विरल से सघन में जाए तो क्या होता है, प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा सघन यानी घाना, ये घाना से जा रहा है हल्का में, ठीक ना। यानी पहले से मोटरी देह पर लादा था, और जैसे दोस्तों आप भी देखे होंगे गेहूं का
बोझा उठा के जाते होंगे चाहे धान का, तो अपने आप में थोड़ा सा झुके हुए होंगे, जैसे फेंक देते हैं टाइट हो जाते हैं, तो केंद्र से दूर भागते हैं, यानी अभिलंब से दूर कह सकते हैं, अभिलंब से, अभिलंब से दूर। जैसे कैसे दोस्तों, हम क्या बोले हैं आपको कि अगर आपके ऊपर बोझा लादा जाता है तो आप थोड़ा सा मैंने नट्टी देखबे करते, थोड़ा थोड़ा झुक जाता है, और जैसे बोझवा हटा देते हैं तो थोड़ा सा टाइट करते हैं, यानी ये जो शरीर है हल्का ऊपर जाता है, यानी जैसे मान के चलिए मेरा नाभि जो है, या ढोड़ी बोलते हैं आप लोग, तो ये जो नाभि है मेरा, जैसे वजन देगा तो दोस्तों झुकेंगे, तो झुकेंगे तो अभिलंब की ओर, और जैसे हटा तो अभिलंब से दूर, यानी जो गर्दन है इधर जाएगा तो अभिलंब की ओर, और ऐसे हटेंगे थोड़ा दूर तो अभिलंब से दूर होगा दोस्तों। तो सघन यानी घाना, जैसे माथा पर लदा गया तो घाना हो गए, तो झुकेंगे तो अभिलंब की ओर, ठीक ना, अभिलंब की ओर पहले थे, लेकिन जैसे विरल मिला तो अभिलंब से दूर हो गया। अगला सवाल, विरल से सघन में जाएंगे, विरल से सघन में, सघन में, तो अब बताइए, अब पूरा टाइट होके चल रहे हैं, विरल में है यार, और जैसे बोझा मिल गया लादने के लिए, पीठ पर पार लिए, अब वैसे चलेंगे कि ना, अभिलंब, अभिलंब की ओर कर लेंगे ना, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, ये अभिलंब से दूर नहीं होगा, तो ये भी बात को याद रखिएगा। आपको किस तरह से अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, आप खुद जरूर कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ और भी देखा जाए, यहाँ पे इसका यही दिया है आपको, अपवर्तन कोण एक स्थिरांक होता है जिसे साइन आई बाई साइन आर बोला जाता है। मैंने अपवर्तनांक, हाँ अपवर्तनांक भी कई बार पूछ लिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सटीक परिभाषा यहाँ कह सकते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यहाँ भी एक याद रखने वाली बात है कि किसका अपवर्तनांक कितना है और किसका कम है, ये भी देख लिया जाए। देखिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का, और सबसे कम होता है हवा का। सबसे कम अपवर्तनांक हवा का, यानी वायु का आपसे पूछा जाए दोस्तों तो 0.0003 है, और हीरा का सबसे ज्यादा है 2.42, 2.42। जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो प्रकाश को ज्यादा रोकता है। अगर इसमें पूछा जाए सबसे अधिक प्रकाश को डाइवर्ट यानी रोकने का या फिर स्टॉप लगाने का काम या इधर उधर करने का काम कौन करता है, तो हीरा है। हीरा इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश को रोकने का काम करेगा। सबसे कम कौन रखेगा, हवा। दूसरा बर्फ है 1.31 है, जल है 1, याद करने वाला दोस्तों जल है, जल को एक बार पूछा है, अल्कोहल है ये पूछ लिया गया है, और ये आपका हीरा है, हीरा का पूछा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखिएगा 1.63 है। तो ये 5 पॉइंट को अपने कॉपी में जरूर नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा किसका अपवर्तनांक कितना है और कितना है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी है। चलिए हम लिख देते हैं 10 × 10⁸ ठीक ना, मीटर पर सेकेंड है हवा में। हवा में कौन कौन आप में से कमेंट करेंगे, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसका है। तीसरा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसका है। ये 2 सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा किसका आ रहा है, हम देखेंगे जरूर आपका कि कौन आप में से भेज रहे हैं। 2 × 10⁸ किसका होता है और 2.25 × 10⁸ किसका होता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, आगे हम लोग चले। चलिए जो मैंने बोला था उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, किधर झुक जाता है।
ध्यान समझिए, सघन में जाएगा, विरल है, सघन में जाएगा, वही बात यहाँ पे लिखा है, देखिए। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल का मतलब होता है हल्का, हल्का में ज्यादा तेज होगा, सघन में कम तेज होगा। यानी तेज किस में होगा? अधिक। हाँ, तो अतः विरल माध्यम में विरल माध्यम से, यानी हल्का से भारी की ओर जा रहा है। देहिया पहले हल्का था, अब भर गया है, लाद लिए हैं, तो झुकिएगा की ओर होगा। गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए झुका दिया कि ना, पहले हल्का था, अब लाद लिया गया। पहले अभी एक सिंगल है तो खूब घूम रहे हैं, 4 5 6 बरस के बाद आपके मम्मी पापा आपको एकदम बोझवा लदबे करेंगे, आराम से झुक जाइए। जितना अंटूस फंटूस बन रहे हैं, खूब बढ़िया से घूम रहे हैं कि एकदम हम ये है, कफन बांध के घूम रहे हैं, ठीक ना। आज तो हम ये है, दूसरा कोई नहीं है, हमारे जैसा कौनो नहीं है भाई, हमकी कौन रंगदारी बतिया देगा गाँव में, ठीक ना। अभी आप ऐसा करते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे समय बीतेगा, 4 बरस 5 बरस, ये लदिया लदाएगा, उसके बाद अपने आप झुक जाइएगा। जैसे हमारे गर्जियन झुके, आपके गर्जियन झुके हैं, आपके सामने हम है ना, तो ये हो जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है लोग। यानी झुकना भी जीवन की सबसे बड़ी ये है, यानी नरमी से रहना चाहिए, गर्मी से नहीं रहना है, ठीक है ना। यही बात को यहाँ पे रिपीट कर दिए, ठीक है ना। और यहाँ भी ये भी लिखा था, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम से, यानी घाना है से, जैसे घाना से विरल में जाएगा तो उसका चाल बढ़ जाता है और अभिलंब से दूर हट जाता है। पहले लदाया था पूरा बोझ, अब हटा दिए सब चीज। जैसे बोर्ड का अभी है आपके पास, तो झुके हैं, टीचर का भी बात मानते हैं ठीक ठाक से, पेपर खत्म हो जाता है तो बच्चा उड़ने लगता है ना, कोई इज्जत नहीं है भाई, हमारे सर का है, कुछ नहीं है, है ना। तो उनको तो हम ही पढ़ा देंगे, ठीक। तो वही बात है, अभी लदाए हैं तो इज्जत कर रहे हैं, जैसे पेपर हो जाएगा तब तो हम ये है, सब कुछ दूर हटिएगा, शिक्षक से दूर भागिएगा, ठीक है ना। तो अभी वजन लदाया है तो सघन में है, जैसे पेपर खत्म विरल हो जाइएगा तब दूर हटिएगा, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दे रखा है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन किस तरह से हो रहा है, यहाँ देखिए, ये अपवर्तन का इमेज अपना देख सकते हैं। हाँ, एक ये भी पेपर पूछ लिया था पेपर में, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, शायद आपको मालूम होना चाहिए। जब अपसारी लेंस, देखिए कौन पसर रहा है, कौन अभिसर रहा है, इसको हम दिखा दे आपको। देखिए यहाँ पर कौन पसर रहा है, पसरने का मतलब फैलना। यहाँ से किरणें धकधकाते धकधकाते गई, अब बेचारी छितरा गई, अब हेने भाग रही है, देखिए कहाँ जा रही है, एगो इधरे से किरणें गई और ये जाके सीधे जा रही है बेचारी, और एक इधर से जा रही है, अब छितरा गई। ये बताइए कितना ज्यादा टॉर्च फैला लिया है, तो पसर गई अपसारी, पसर गई अपसारी। तो ये कौन सा लेंस है मेरे दोस्त, लेंस ये कौन सा है, बीच में पतला हो, बीच में पतला है, पतली कमरिया इनका है बीचवा में, और पैर है छितराया हुआ, ठीक है ना। तो ये किनार पे मोटा है, बड़ा है, इसका कमर पतला है, ठीक ना, और इसका सिर और पैर चौड़ा चौड़ा रखा है। तो इसको कौन सा लेंस बोलेंगे दोस्तों, इसको कौन सा लेंस, इसका नाम है अवतल लेंस, अवतल। आई प्रकाश को पसार रहा है, पसार रहा है, इसीलिए इसका नाम पसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं। बात इतना याद रखेगा, पसार दिया है, कमरिया पतर है, पैरवा फैलाया है, अब मुड़िया दूगो लगा लिया है, फैला लिया है, कह रहा है कि हम पसार लिए हैं, तो पसारी लेंस, पैरवा पसारा है तो किरण वो पसार लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पेटवा निकाल लिया है, इसने इतना पेट निकाल लिया है, और ये पतला कर लिया है, यहाँ पे पतला कर लिया, यहाँ बीच में मोटा कर लिया है, तो इसे दोस्तों उत्तल लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। और एक किरण को देखिए, किरण देखिए क्या कर रहा है, किरण यहाँ से गया, यहाँ पे मिल रहा है, बताइए, हो यो किरण गया, एक के जगह मिल रहा है, सारा किरण एक के जगह देखिए मिल रहा है, एक के जगह जाके मिल रहा है, गला मिला रहा है सब, तो कहेंगे अभिसारित हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम होगा अभिसारी लेंस। इस लेंस को बोलेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस।
तो आपसे पूछ लिया जाए अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो सीधा आप बताइएगा, जब प्रकाश की किरणें अभिसरित होती है एक ही बिंदु पर तो हम कहेंगे अभिसारी लेंस। जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही हो तो आप असारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाशीय केंद्र, पतला लेंस, ये सब दे रखा है, तो उतना कोई उम्दा वाला बात नहीं है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना था, इसमें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, इसमें भी 6 कंडीशन होते हैं उत्तल लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में, अवतल बोल रहे, उत्तल में इसमें 6 कंडीशन होते हैं, जिसमें से 2 याद रखना है, ठीक ना। कौन कौन याद रखना है दोस्तों, यानी 2f1 पर होगा, 2f1 पर बराबर बनेगा, समान बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक लास्ट वाला याद रखना है, प्रकाश केंद्र और f1 के बीच होगा, ये वाला याद रखना है। तो अब बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, याद रखिएगा। जो मैंने उसमें भी गिरा था वैसा ही ये भी कंडीशन चलता है, लेकिन ये लेंस है उसमें याद रखेगा, दर्पण में, अवतल दर्पण में, लेंस में, उत्तल लेंस में, उसमें अवतल में बना था, इसमें उत्तल बना है। ठीक है ना, इसमें सारा जो भी बनेगा सारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, लास्ट वाला भासी बना देगा, काल्पनिक बना देगा। ठीक है, लास्ट वाला काल्पनिक बन जाता है। इसमें भी सॉरी, अवतल लेंस में सारा वास्तविक, सॉरी आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा, छोटा 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 बनाएगा, देखिए छोटा छोटा बना रहा है। ठीक, किरण आरेख है का उपयोग द्वारा लेंसों का प्रतिबिंब बनना। किरण आरेख 3 ही प्रकार का दिखाता है जी। किरण आरेख 3 प्रकार का, कौन कौन किरण आरेख होते हैं, तो ये पहला किरण आरेख बोला है कि अगर प्रकाश की किरणें जो होगा, देखिए ये पहला ये बोला है मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगा तो क्या होगा। दूसरा बताया है कि अगर फोकस के तरफ से, यानी फोकस से होकर किरण जाएगा तो क्या होगा। तीसरा बोला है प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा तो क्या होगा। यानी 3 प्रकार की कंडीशन बनाया है। जैसे यहां कहने का मेरा मतलब है, फोटो ही दिखा देगा। पहला आपको याद रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, पहला कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें जाएगा दोस्तों, तो ये फोकस से होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा, इसका आंसर होगा फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है ना, इसका आंसर मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें, समांतर जब किरणें जाएगा तो ये क्या होगा, फोकस से होके जाता है, फोकस से होके जाता है। दूसरा कंडीशन याद रखना है, जब ये किरणें फोकस से होके जाएगा, फोकस जब फोकस से होके जाएगा ना, तो क्या करता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तीसरा कंडीशन ये याद रखिएगा, प्रकाश केंद्र से होके जाएगा ना तो सीधे निकल जाता है, प्रकाश केंद्र से जब होके जाएगा तो ये एकदम बिना रुके बिना झुके सीधे चला जाता है, सीधे ही चल जाता है। ये किरण 3 प्रकार का है, ये आपके सामने यहाँ पे इसका हम इमेज दिखा दे रहे हैं और आपको पढ़ के भी सुना दे रहे हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, पहला कंडीशन यहाँ ऊपर है। देखिए, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद दूसरी ओर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण जाएगा ना, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो यहाँ बता रहा है फोकस से ही गुजरेगा, बस काम खत्म, इतना बड़ा लिखना नहीं है। दूसरा, फोकस से होकर जब किरणें जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, देखिए यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत हो जाता है, ये याद रखना है। ठीक, तीसरा बोला है प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा, तो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा ना तो सीधे गुजर जाता है। तो यहाँ देखिए प्रकाश केंद्र, ये वाला प्रकाश केंद्र है, देखिए यहाँ से ये प्रकाश केंद्र सीधे जा रहा है कि ना, सीधे जा रहा है। यहाँ देखिए ये उत्तल लेंस में भी सीधे जा रहा है, अवतल लेंस में भी सीधे जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है विचलन निर्गत होती है, और इसके बारे में बिना विचलन के यानी बिना घूमे, बिना विचलन के बता रहा है ना, सीधे चला, निर्गत सीधे चल जाता है बिना झुके। ठीक, इस इमेज को देखिए, ये फोकस से होकर जा रहा है, फोकस से होकर किरणें जा रही है, तो उत्तल लेंस में अब मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। ठीक, यहाँ देखिएगा
यहाँ फोकस से होके नहीं आएगा, माने कि यहाँ जो है जब यहाँ से किरणें जब जा रही थी अवतल लेंस से, जब अवतल लेंस से गई तब मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया है, ठीक है ना। इसमें फोकस से होके जा रहा है, यहाँ मुख फोकस से होकर आपतित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें डॉट जो लाइन है आपतित होता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आएगा नहीं, इसीलिए इस तरह से दिखाया हुआ है। और ये 6 कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है या इसी इमेज का इस्तेमाल करके दर्पण सूत्र आसानी से साबित किया जा सकता है। इस इमेज का इस्तेमाल करके दर्पण सॉरी गड़बड़ कहा गया, लेंस सूत्र साबित किया जा सकता है इस इमेज का इस्तेमाल करके। ठीक, हाँ एक सवाल यहाँ याद रखेगा, ये कई बार पूछा हुआ है, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थिति प्रतिबिंब की ना 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 कहेगा ना, लेंस की आवर्धित किसी वस्तु को दिखाना है तो ये वाला एक फोटो अपना दिमाग में रखिएगा। नहीं तो यहाँ पे एक और है गोली लेंस, चिन्ह चिन्ह परिपाटी, यहाँ भी वही है, बाएं दाएं जो है आवर्धन किसे कहते हैं वही। इसमें इसमें भी आवर्धन को केवल v बटा u लिखना है, उसमें माइनस v बटा u याद रखना है, उसमें परिभाषा सूत्र में होगा माइनस v बटा, किसमें दर्पण में, इसमें v बटा u होता है। ठीक, चिन्ह परिपाटी का नियम जो आप वो लिखे हैं उसमें लेंस लेंस करते जाना है और कुछ नहीं। आगे हम देखें, अब तो शायद नहीं होगा। हाँ लेंस की क्षमता इंपॉर्टेंट है जी। लेंस की क्षमता क्या है दोस्तों, लेंस की क्षमता यहाँ देखिए, लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर उसी चीज को लिखा है, लेंस किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण यानी अभिसारित यानी हो सकता है यह उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अभिकर करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे P से दर्शाते हैं, ठीक ना। और F फोकस दूरी, F फोकस दूरी के लेंस की क्षमता को बताता है, यानी P बराबर होता है 1/f, याद रखिएगा P बराबर 1/f होता है। कई बार पूछ लिया जाता है लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकसांतर है, यानी क्षमता बराबर दोस्तों, क्षमता बराबर 1/फोकस, इसे कह सकते हैं 1/फोकस। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर से होता है, और इस डायोप्टर को दर्शाने के लिए 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर के पावर -1 होता है। अब ये भी याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है, एफ जो होता है पॉजिटिव होता है। अवतल जो लेंस है इसका जो फोकस होता है निगेटिव होता है, इसीलिए उत्तल लेंस का जो क्षमता है डायोप्टर प्लस में बनता है, और इसका जो होता है क्षमता माइनस में डायोप्टर बनता है, ठीक है ना। -1 डायोप्टर -2 डायोप्टर जो बन ये बनता है। ठीक, आगे यहाँ पे दे रखा है लेंस की क्षमता के बारे में। अब मेरे हिसाब से खत्म हो गया, ठीक है ना। ये पाठ यहीं तक समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत सुंदर अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं तक सेशन को समाप्त करते हैं। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। जय हिंद।